गुड मॉर्निंग इंडिया। तो बात करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड के बारे में कि कीटनाशियों का वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार से जैसे बांटा गया है। तो जैसे देखो, आधारों की बात करें जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड की, तो सबसे पहला जो है आपका वो है केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, कि रासायनिक रूप से कीटनाशियों का कैसे वर्गीकरण है। फिर मोड ऑफ एंट्री का मतलब ये है कि जैसे प्रवेश के आधार पे कैसे बांटा गया है। फिर मोड ऑफ एक्शन, ठीक, मोड ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि जैसे क्रिया जैसे कैसे करेगा, अगर जो इंसेक्ट के बॉडी में जा रहा है तो किस भाग पे क्रिया करेगा उसके आधार पे। फिर टॉक्सिसिटी मतलब विषाक्तता के आधार पे कि जैसे कौन सा मतलब ज़्यादा हार्मफुल है, या मतलब ये है कि टॉक्सिसिटी किसकी ज़्यादा है, विषाक्तता किसकी ज़्यादा है। फिर उसके बाद स्टेज ऑफ इंसेक्ट लाइफ, मतलब कीटों के जीवन, मतलब उसका जीवन चक्र जो है उसके आधार पे, जैसे ये है कि लार्विसाइड है या फिर ओविसाइड है, ठीक, इस आधार पे बांटा गया है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे केमिकल कंपोजिशन को। अब इसमें देखो ये दो भागों में बांटा गया है, एक है इनऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपको बस उदाहरण याद रखना है कि जैसे इसमें दो तरह के हैं, एक है आर्सेनेट और दूसरा है फ्लोरीन कंपाउंड के जो इंसेक्टिसाइड हैं। अब आर्सेनेट में कैल्शियम आर्सेनेट है, लेड आर्सेनेट है, कॉपर आर्सेनेट है, ये उदाहरण है, आप देखिएगा। उसके बाद है फ्लोरीन कंपाउंड में एक ही उदाहरण है सोडियम फ्लोराइड। ये स्टमक और कांटेक्ट पॉइजन है। स्टमक और कांटेक्ट का मतलब ये है कि जैसे अगर जो इंसेक्ट उसको खाएगा, पत्ती वगैरह को, अगर जो ये सोडियम फ्लोराइड छिड़का गया है तो तभी उसको असर होगा, नहीं तो फिर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये कांटेक्ट का मतलब ये है कि अगर जो उसके आसपास भी आ गया, उसके शरीर से भी टच अगर जो हो गया तो नुकसान करेगा इंसेक्टिसाइड। ठीक है, यूज किसके लिए करते हैं ये फ्लोरीन या सोडियम फ्लोराइड को? कॉकरोच और आंट के लिए। कॉकरोच और आंट का मतलब ये है कि चींटी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद सल्फर युक्त है इंसेक्टिसाइड, ठीक है, जिसमें एक्रिसाइड जो इंसेक्टिसाइड का नाम है एक्रिसाइड है, इसको यूज करते हैं माइट्स और टिक के लिए। ठीक है, देखो माइट्स का मतलब यहाँ ये है जो अष्टपादी मतलब होते हैं इंसेक्ट, उनको यहाँ कंट्रोल करते हैं, जैसे किलनी हो गया, ठीक है, खटमल वगैरह हो गया, इन सबको। और टिक का मतलब ये है कि जो जुआ होता है उन सबको यूज के लिए ये एक्रिसाइड जैसे। और जिंक फास्फाइड इसी में है। तो देखो जिंक फास्फाइड को हम रोडेंटिसाइड मतलब चूहों को मारने के लिए यूज करते हैं। फिर लाइम सल्फर है, ये सल्फर का ही उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे देखिए उसके बाद है आपका ऑर्गेनिक। ठीक है, अभी यहाँ देखें हैं हम केवल इनऑर्गेनिक टाइप के जो हैं इंसेक्टिसाइड, और यहाँ हम देखेंगे ऑर्गेनिक टाइप के कि मतलब जो नेचुरली मतलब प्राप्त किए जाते हैं। तो एक तो है एनिमल ऑरिजिन के आधार पे कि जैसे पशुओं से जो इंसेक्टिसाइड मिलता है, तो एक है एनिलिड फिश, ठीक है, उसी से ही प्राप्त होता है नेरिस्टॉक्सिन, ये इंसेक्टिसाइड का नाम है। और प्लांट ओरिजिन इम्पॉर्टेंट जो आपका है ये प्लांट ओरिजिन वाला ही है कि मतलब पौधों से कौन कौन से इंसेक्टिसाइड मिलते हैं। तो सबसे पहले तो है अजाडीरास्तिन जो नीम से प्राप्त होता है, नीम के पौधे से। इसको देखो शाम में यूज करो, क्योंकि दिन में यूज करोगी तो मतलब उड़ जाएगा, जो सूर्य की रोशनी रहेगी। एंटीफिडेंट है, मतलब अगर जो इसको यूज किया गया है तो वो पत्ता खाएगा नहीं इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट ग्रोथ को रेगुलेट क्या बोलते हैं, रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट करने का मतलब ये है कि जैसे इंसेक्ट के ग्रोथ को बहुत जल्दी ही पूरा कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो जल्दी ग्रोथ पूरा हो गया तो इंसेक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगा, और जब ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगा तो नुकसान थोड़ा कम करेगा फसलों को। ठीक है, और रिप्लिएंट के रूप में काम करता है। रिप्लिएंट का मतलब ये है कि जैसे उसके मतलब थोड़ा नीम का जो होता है गंध जो होता है, तो दूर से ही इंसेक्ट उसके पास नहीं जाएगा, पौधों के पास अगर जो छिड़का गया है तो। प्रतिकर्षक इसको बोलते हैं। वो भी पोजीशन डिटर्डेंट। देखो नीम का जो यानी अजाडीरास्तिन जो है वो क्या करता है कि अंडा देने की जो क्षमता होती है फीमेल का इंसेक्टिसाइड या इंसेक्ट जो रहेंगे, तो वो क्या करेंगे कि मतलब वो भी पोजीशन अंडे देने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। फिर निकोटीन है, वो टोबैको से प्राप्त होता है, तंबाकू से। और ये कांटेक्ट और नर्व पॉइजन है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो इसकी स्पीसीज़ है तंबाकू की वो निकोटियाना रस्टिका है। अब जैसे इसके अगर जो कम डोज को देंगे तो केवल इरिटेशन करेगा, इरिटेशन का मतलब थोड़ा बेचैनी टाइप का ऐसा। लेकिन अगर जो हाई डोज हम दे रहे हैं, ठीक है,
तो वो लकवा मार देगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो रोटेनोन है और ये लेगुमिनस प्लांट है, लनकोकार्पस स्पीसीज, और ये प्लांट है साउथ अमेरिकन प्लांट है। एक और प्लांट है ड्रेस एलेप्टिका जो मलेशिया का है। अब देखो ये क्या करता है कि अगर जो इसको यानी रोटेनोन को यूज करते हैं तो ऑक्सीजन का कंजप्शन नहीं कर पाएगा इंसेक्ट। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि पैरालिसिस हो जाएगा और बाद में फिर डेथ हो जाएगा। ठीक, इसको कॉन्टैक्ट फिश पॉइजन के नाम से भी जानते हैं। यूज किसके लिए करते हैं तो बीटल्स के लिए करते हैं। बीटल्स का मतलब जो गुबरैला वगैरह इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं इन सब को यूज़ करते हैं, या फिर बीटल्स जो जैसे पल्स बीटल हो गया इन सब के लिए यूज करते हैं। कैटरपिलर्स मतलब सूढ़ियों के लिए, और ये एक प्रकार का कॉन्टैक्ट पॉइजन है, उसके संपर्क में भी अगर जो आ रहे हैं तो वो आसानी से काम करेगा। देखिए अगला है पायरेथ्रम। ठीक है, पायरेथ्रम या पायरेथ्राइड्स या पायरेथ्रिन, तो ये सब एक ही नाम है। अब देखो ये क्राइसेंथेमम से प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब गुलदाउदी से, उसके फ्लावर से मतलब प्राप्त होता है। कॉन्टैक्ट पॉइजन है, पैरालिसिस हो जाएगा मतलब लकवा मार जाएगा। और ये हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मधुमक्खियों के लिए, घरेलू मक्खियों के लिए ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और देखो अगर ये मतलब नॉकडाउन मतलब अगर जो इफेक्ट करेगा तो एकदम से क्या करेगा कि मतलब मूर्छित एकदम कर देगा, तुरंत अटैक करेगा। नर्व पॉइजन है, तंत्रिका तंत्र को ज़्यादा प्रभावित करेगा। और स्टोरेज पेस्ट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे घुन हो गया, ठीक है, उन सब के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर वाइट फ्लाई हो गया, जैसे पैडी वगैरह में जो लगते हैं। उसके बाद टिक के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है अगला रायनिया या फिर राइनोडाइन इसको भी बोलते हैं। अब ये एक प्रकार का एल्कलाइड है। ठीक है, जो एक विशेष प्रकार के मतलब ये अमेरिकन सर्ब है, राइनिया एस्पियोसा। ठीक है, उसी से ये प्राप्त होता है, उसी के रूट से। और स्टमक पॉइजन है, मतलब जब इंसेक्ट ट्रीटेड प्लांट के पत्ती को या स्टेम को खाएगा तभी उसको इसका असर होगा। अच्छा, कॉन्टैक्ट पॉइजन है, मतलब अगर जो कॉन्टैक्ट में भी आ रहा है तब भी यूज हो सकता है। अभी देखो किसके लिए इसको यूज करेंगे, लेप्डोप्टेरा जो पेस्ट होते हैं। अब लेप्डोप्टेरा में आपको जानना पड़ेगा कि जैसे जो तितली वर्गीय होते हैं, सलब, जिसे आप देखे भी होंगे कहीं लाइट वगैरह अगर जो रात में जलता है तो वो एक तितली के जैसे भूरे कलर के मतलब दिखते हैं, छोटे रहते हैं तितलियों से, तो उन सब के लिए इसको यूज़ करते हैं। जो तितली वर्गीय रहेंगे कीट, उनके लिए यूज करते हैं रायनिया को। उसके बाद है सबडिल्ला, ये भी एक प्रकार का एल्कलाइड है, जो एक ट्रॉपिकल लिली, ठीक है, ये बॉटनिकल नेम है। ठीक, और ये कहाँ पाया जाता है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। तो सबडिल्ला प्राप्त होता है ट्रॉपिकल लिली से, ठीक, उसके सीड से। और एल्कलाइड जो हैं इनको स्पेशली यूज़ करते हैं जैसे हाउस फ्लाई या फिर डोमेस्टिक यानी घरेलू कीटों के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से है लाइस। ठीक है, लाइस का मतलब ये है कि जो जुएँ वगैरह हैं। और ये है कि जो एल्कलाइड्स स्पेशली होते हैं यानी सबडिल्ला की अगर जो बात करें तो ये हार्मफुल हैं। ठीक है, किसके लिए, मधुमक्खियों के लिए थोड़ा हानिकारक है। तो ये है, अब हर किसी का ये तो है नहीं कि एकदम से हर कोई फ़ायदा ही करेगा। तो और देखते हैं आगे। देखो अगला है लिमोनिन और लिनानोल। ठीक है, ये है साइट्रस पील एक्सट्रैक्ट, ये नींबू वर्गीय पौधों का एक जूस है। ठीक है, जो क्या करता है, इंसेक्ट में पैरालिसिस कर देता है। ठीक, यूज़ करते हैं कि इसके लिए एफिड, माइट्स और फ्लाइज के लिए। एफिड का मतलब आप जानते हो, जो सरसों में लगते हैं, माहू या चेपा उसको बोलते हैं। फिर गार्लिक ऑयल है। ठीक, गार्लिक ऑयल में आप जानते ही हैं कि डाइएलाइल डाइसल्फाइड, ठीक है, और डाइएलाइल ट्राइसल्फाइड पाया जाता है, जो हानिकारक है। यानी फटाल का मतलब क्या होता है, डेंजर या हार्मफुल। ठीक, लार्वा ऑफ मॉस्किटो। अब देखो गार्लिक ऑयल को मतलब यूज़ कर सकते हैं कि मॉस्किटो के नियंत्रण में उसके लार्वा को ये हार्म पहुंचाएगा। उसके बाद रूट ऑफ क्रूसीफर। देखो ब्लैक मस्टर्ड की बात करें, ब्लैक मस्टर्ड का रूट भी यूज़ करते हैं। और एक और है वाइट मस्टर्ड, इन सबको यूज़ करते हैं किसके कंट्रोल के लिए, ये गोल्डन सिस्ट नेमेटोड ऑफ पोटैटो। ठीक है, आलू का एक जो नेमेटोड है, सूत्रकृमि नेमेटोड को बोलते हैं। ठीक, उनके इमरजेंस को मतलब वृद्धि को क्या करता है, ये रोक देता है। ठीक है, इनहिबिट इमरजेंस।
ब्लैक मस्टर्ड का जो रूट वाला हिस्सा है उसी से ये प्राप्त करते हैं और ये रोक देता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसमें देखो जो मस्टर्ड होता है उसमें आइसोथायोसाइनाइड पाया जाता है, ठीक है। इसी की वजह से सरसों में विशेष प्रकार की गंध आती है आइसोथायोसाइनाइड की वजह से। अगला जो है आपका है कोएसिया, तो ये पिक्राजमा एक्सिलेसा एक प्लांट है, उसी के छाल से प्राप्त किया जाता है और यूज करते हैं कोएसिया का एफिड, पोटैटो बग, एप्पल ब्लॉसम बीवल, इन सब में यूज करते हैं। मतलब चेपा हो गया, पोटैटो का बग है और सेब में लगने वाला कीट है, ठीक, जो फूलों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके कंट्रोल में इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद रेसिनिन है, ठीक। रेसिनिन जो है वो अरंडी, आप गांव में रेड़ सुने होंगे, उसी के लीफ से इसको मतलब प्राप्त किया जाता है रेसिनिन, ठीक है। और ये कॉडलिंग मोथ लार्वा इन एप्पल, जैसे सेब में ही कॉडलिंग मोथ जो है लगता है। देखो मोथ का मतलब ये है कि जो तितली वर्गीय ये है, ठीक है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, उसके लिए यूज करते हैं, इसके कंट्रोल के लिए। उसके बाद है स्कैबरिन, ठीक, ये फाल्स सनफ्लावर, इसका ये बॉटनिकल नेम है हेलियोप्सिस स्कैब्रा, उससे प्राप्त किया जाता है और ये पायरेथ्रम की तरह ही मतलब हानि पहुंचाता है। पायरेथ्रम जो है वो हाउस फ्लाई के लिए यूज होता है या फिर मतलब जो घरेलू कीट होते हैं उनके लिए यूज होता है, तो सेम उसी तरह इसका ये गुण है। एक है एनोनेन, ठीक, फ्रॉम दी लीफ एंड सीड ऑफ कस्टर्ड एप्पल, शरीफा आप जानते ही हो, ठीक है ना, शरीफा के सीड और लीफ से इसको तैयार किया जाता है और इसको यूज करते हैं राइस बीविल के लिए, ठीक है, जो चावल का घुन होता है उसी के कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है एक्रोरिन, ठीक, एक्रोरिन जो है एकोरिन, वो रूट ऑफ स्वीट फ्लैग, ये प्लांट्स का नाम है, ठीक, और उसके रूट से इसको मतलब प्राप्त करते हैं एकोरिन को, जो राइस बीटल के लिए यूज करते हैं और पल्स बीटल यानी चावल की घुन के लिए और दालों की घुन के लिए इसको यूज करते हैं एकोरिन को। अब देखो अभी तक हम देख चुके हैं इंसेक्टिसाइड में एक केमिकल कंपोजिशन के आधार पे और ओरिजिन क्या बोलते हैं प्लांट ओरिजिन के आधार पे। यहाँ जैसे एक तो ये था ए वाला, ये बी है और यहाँ देखेंगे ये है सी, ठीक है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। सिंथेटिक का मतलब ये है कि जिसको मतलब कृत्रिम ढंग से बनाया गया है वो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ठीक। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले ये डाइनाइट्रोफिलार है, फिर ऑर्गेनिक थायोसाइनेट है, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो इन सबको एक एक देखेंगे इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइनाइट्रोफिनाल को। अब देखो फॉर स्केल इंसेक्ट, जैसे हेमीपटेरा ऑर्डर के इंसेक्ट जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अब देखो हेमीपटेरा में जो होते हैं वो स्पेशली बग पाए जाते हैं, ठीक है, और चेपा एफिड के लिए यूज करते हैं, टिक के लिए यूज करते हैं। देखो कभी कभी इन सब का मतलब फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, DNOC, ये डाइनाइट्रोफिनाल के ही उदाहरण है। तो DNOC 4,6 डाइनाइट्रो आर्थ्रोक्रियोसोल, ठीक है, तो ये आप फुल फॉर्म देख लीजिए। एक DNOCH है, इसको भी देख लीजिएगा। अब देखो ऑर्गेनिक थायोसाइनेट है फिर दूसरा, अब इसको यूज करते हैं एफिड और थ्रिप्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको यूज करते हैं जैसे कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन के रूप में, ठीक है। और जो क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं तो इसमें ये दिया है कि क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन और कभी कभी जैसे मतलब ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। देखो लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी इसका होता है। लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर जो इसको छिड़का गया है तो ये नहीं है कि मतलब अगर जो सूर्य की रोशनी या बारिश वगैरह हो रहा है तो तुरंत मतलब छूट जाएगा पत्तियों या मतलब पौधों से। तो ज़्यादा देरी तक जब रहेगा तो भाई अच्छा है, चाहे जो इंसेक्टिसाइड रहे वो ज़्यादा देरी तक रहना चाहिए, ठीक है। तो उसका भी प्रभाव ज़्यादा देरी तक रहेगा तो इंसेक्ट कम ही खाएंगे। देखो एक है DDT जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। DDT कभी कभी पूछता है कि किसका उदाहरण है, तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का ये उदाहरण है। फुल फॉर्म इसका देख लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक।
ये सबसे पहले इसी को ही मतलब खोजा गया था पूरे इंसेक्टिसाइड में, डीडीटी को, ठीक है। और ये मतलब सिंथेसाइज कौन किया था, मतलब जैसे बनाया कौन था, तो ये जेडलर एक वैज्ञानिक थे, ठीक, उन्होंने बनाया था। और इसके इंसेक्टिसाइड यानी डीडीटी के इंसेक्टिसाइड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको पॉल मुलर ने खोजा था, ठीक है। उसके बाद ये डीडीटी जो है वो स्टमक और कॉन्टैक्ट पॉइजन है, नॉट फाइटोटॉक्सिक। अब देखो, नॉन फाइटोटॉक्सिक का मतलब ये है कि जैसे पौधों के लिए ये नहीं है कि जैसे पौधों के लिए हानिकारक है। कुछ जैसे इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं कि अगर जो पौधों पे डाल दिया गया है तो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, तो ये जैसे पौधों के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ के लिए हानिकारक है। एक्सपेक्ट यहाँ लगा है, देख लीजिए। जैसे कुछ के लिए हानिकारक कुकुरबिट्स यानी जो कद्दू वर्गीय हैं उनके लिए हानिकारक है, आलू के लिए हानिकारक है। फिर फॉडर मतलब कुछ चारा वाली फसलों के लिए हानिकारक है, कुछ तिलहनी और कुछ सब्जियों के लिए भी हानिकारक है। तो ये नहीं है कि मतलब कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको ये नहीं हानि पहुंचाएगा डीडीटी। फिर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन में देखते हैं बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ये माइकल फैराडे द्वारा बनाया गया, ठीक। और HCH हेक्साक्लोराइड, ये मतलब गामा आइसोमर गामा आइसोमर है, ठीक है। और नोन एज लिंडेन, अब जैसे बीएससी को लिंडेन जैसे बोलते हैं, मार्केट की अगर जो बात करें तो लिंडेन बोलते हैं। और कॉन्टैक्ट एंड स्टमक पॉइजन है ये जानते हैं। फ्यूमिगेंट्स का मतलब ये है कि जैसे इसको धुआं के रूप में भी यूज करते हैं, कि फ्यूमिगेंट्स का मतलब यही होता है कि जैसे जब मच्छरों को मारने के लिए नगर पालिका वगैरह में एक धुआं जैसा करते हैं ना, तो वही फ्यूमिगेंट्स के लिए इसको यूज करते हैं, लिंडेन को। अब जैसे इसमें टर्माइट, दीमक बीएससी को यूज करेंगे, ठीक है, या लिंडेन को यूज करेंगे टर्माइट के कंट्रोल में। और व्हाइट ग्रब का मतलब ये होता है कि जैसे टाड़ा जिसको बोलते हैं उसके लिए इसको यूज करेंगे। अगला है साइक्लोडाइन कंपाउंड, ठीक है। तो इसको आप देख लेते हैं बस केवल इसके उदाहरण को कि क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे देखो, ये न्यूरॉन्स को यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, ठीक है। और जब मसल्स को क्या करेगा, अगर जो प्रभावित होगा तो जो मसल्स रहेंगे उसको क्या करेगा कि मतलब संकुचित कर देगा, ऐसे मतलब दबा देगा और मरोड़ पैदा कर देगा, ठीक है। और क्या करेगा, एक्सट्रीम वीक जो इंसेक्ट रहेंगे वो क्या होंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये न्यूरोटॉक्सिन है भैया, तो क्या है कि मतलब नर्व सिस्टम को प्रभावित करेगा। और क्या करेगा कि डेथ ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, जिससे इंसेक्ट मर जाएंगे। और साइक्लोडाइन कंपाउंड में ये कुछ उदाहरण है जिसमें क्लोराडान है, हेप्टाक्लोर है, एल्ड्रिन है, डायल्ड्रिन है, एंड्रिन है और इंडोसल्फान है। तो इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो देखिए, पहला है आपका एल्ड्रिन, ठीक है। ये आपका विशेष प्रकार का एक कॉन्टैक्ट और स्टमक, फिर फ्यूमिगेंट्स, ठीक है, जो धुआं के रूप में यूज करेंगे। और ये मोर टॉक्सिन यानी डीडीटी से मतलब ये थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, ज़्यादा विषाक्त है या विषैला है। और लिंडेन की अपेक्षा भी मतलब यानी बीएससी की अपेक्षा भी ज़्यादा टॉक्सिक है। इसको सॉयल इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं, कि जैसे एल्ड्रिन जो है वो मतलब मृदा उपचार में यूज कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, जो टर्माइट होते हैं यानी दीमक जो होते हैं वो मृदा में ही होते हैं स्पेशली, या कटवार में जो रहेंगे मृदा में, उनके लिए यूज कर सकते हैं ये एल्ड्रिन। और क्लोरोडेन जो है वो आपका कॉन्टैक्ट स्टमक, हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी के लिए, फिर टिक मतलब जुओं के लिए यूज करेंगे, हाउस इंसेक्ट। लॉन्ग स्टेबिलिटी है इसकी क्लोरोडेन की, मतलब ये ज़्यादा देरी तक रहेगा। ग्रास हॉपर यानी टिड्डे के लिए, झींगुर के लिए। कॉटन इंसेक्ट मतलब कपास में जो कीट लगते हैं, कपास में एक पिंक वॉलवर्म लगता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक वो कीट है। टर्माइट जो है दीमक के लिए यूज करेंगे और गिडार के लिए यूज करेंगे। अब देखिए, गिडार का मतलब यहाँ ये है कि जैसे टाड़ा जो होता है उसी को बोलते हैं गिडार, ठीक है। अब बात करेंगे हेप्टाक्लोर, ठीक है। अब हेप्टाक्लोर जो है वो कॉन्टैक्ट स्टमक यूज किसके लिए करेंगे, ग्रास ऊपर के लिए। लोकस्ट जो होता है टिड्डी, ठीक, ये टिड्डा का छोटा क्या बोलते हैं,
कुछ भी बोल लो, लोकस्ट जो होते हैं टिड्डी बोलते हैं उसको, ठीक है। मैमल्स, और देखो मैमल्स का मतलब यहाँ है कि मतलब स्तनधारी जो कुछ रहेंगे पेस्ट, यहाँ बात कर लेते हैं, उनको यूज कर सकते हैं ये हेप्टाक्लोर उसके कंट्रोल के लिए। कटवार्म, ठीक है, कटुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है, अब जैसे चने का कटुआ, तो इन सब के लिए ये हेप्टाक्लोर यूज करेंगे। दीमक के लिए यूज करेंगे और व्हाइट गिटार के लिए। फिर है डाईएल्ड्रिन, ये मोर स्टेबल है। कहने का स्टेबल का मतलब ये है कि थोड़ा ज़्यादा देरी तक रहेगा, ठीक। 10 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन एल्ड्रिन। देखो एल्ड्रिन की अपेक्षा ये जो है ना, तो देखो एल्ड्रिन जो है डीडीटी और लिंडेन की अपेक्षा मतलब टॉक्सिक है, लेकिन ये जो डाईएल्ड्रिन है ये एल्ड्रिन का भी बाप है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इसको कॉन्टेक्ट और स्टमक पॉइजन के रूप में यूज करेंगे। और देखो इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं डाईएल्ड्रिन को, तो एक है एल मतलब लोकस्ट, ठीक है, या मतलब मैमल्स, ठीक है, और मतलब यही हेप्टाक्लोर के जितने इंसेक्ट हैं डाईएल्ड्रिन के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। उसके बाद है एंड्रिन, ठीक है। एंड्रिन जो है कॉन्टैक्ट स्टमक फ्यूमिगेंट्स, अच्छा, मोर टॉक्सिक देन ऑल हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जितने भी हाइड्रोकार्बनिक जो इंसेक्टिसाइड हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक है। स्टम बोरर के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है, अब चाहे वो पैडी स्टम बोरर हो या किसी फसल का कीट हो जो स्टेम को मतलब खाता हो, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं एंड्रिन को। एंडोसल्फान जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंडोसल्फान, और बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाता है मतलब इंसेक्टिसाइड के रूप में। ये नॉन सिस्टमिक है। अब देखो सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक का मतलब क्या है। देखो सिस्टमिक का मतलब ये है कि अगर उस पे प्लांट पे छिड़का जा रहा है तो वो पूरे पौधे पर मतलब फैल जाता है, लेकिन ये एंडोसल्फान ये है कि अगर जो मान लो पत्ती पे पड़ा है तो पत्ती पे रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, तने वगैरह में नहीं जाएगा। कॉन्टेक्ट स्टमक पॉइजन है, मतलब संपर्क में अगर जो इंसेक्ट आ रहा है या खा रहा है, या फ्यूमिगेंट्स के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं, मतलब धुआं भी कर सकते हैं इसका। कंट्रोल इससे क्या क्या होगा, तो एफिड, लीफ हॉपर, ग्राम एंड पी पॉड बोरर। ग्राम मतलब चना और मटर के जो पॉड बोरर होते हैं, पॉड का मतलब ये होता है कि फली बेधक जो कीट होते हैं उनको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं एंडोसल्फान से। बोरर एंड सकिंग पेड्स, ठीक है, बोरर का मतलब ये है कि छेदक, ठीक है, और सकिंग पेड्स का मतलब जो रस केवल चूसते हैं। तो हेमिपटेरा की जो बात करें तो जो जितने बग्स होते हैं वो मतलब फूलों से नॉर्मली या फूलों की नहीं, पत्तियां या फिर तनों से ही क्या करते हैं कि मतलब उसके रस को चूस लेते हैं। लेस टॉक्सिक फॉर मैमल्स एंड क्रॉप। अब जैसे एंडोसल्फान जो है वो मैमल्स, जैसे मनुष्य भी क्या है कि मतलब मैमल से ही आप मतलब कोई जानवर जो है तो उसके लिए थोड़ा कम हानिकारक है, ठीक, और फसलों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके बाद है आपका आर्गेनोफॉस्फेट, ठीक। आर्गेनोफॉस्फेट जो है वो कॉन्टेक्ट और स्टमक पॉइजन है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और एंजाइम इन्हिबिटर है, जो एंजाइम की सक्रियता है उसको क्या करता है, रोक देता है। इसका एक उदाहरण है TEPP, टेट्राइथाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। और पैराथियन एंड सराडान की बात करें, ये आर्गेनोफॉस्फेट के ही उदाहरण है, पैराथियन एंड सराडान, ठीक है, इंसेक्टिसाइड ही हैं। ये फर्स्ट सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हैं, मतलब ये पहले ऐसे हैं जो सर्वांगी कीटनाशक हैं। इनको ये मतलब आपके एग्ज़ाम मतलब कंपटीशन के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये आपका इम्पोर्टेंट है कि पहला जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है कौन सा था, ठीक है। उसके बाद इसमें आर्गेनोफॉस्फेट में बात करें तो इंसेक्टिसाइड के मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जैसे देखिए मैलाथियन है, मेथाइल पैराथियन है, डाइजियन है, ठीक है, या इसको बॉसिडियन भी बोलते हैं। देखो कुछ तो ये है, जैसे बॉसिडियन का मतलब ये है कि इनको बाज़ार में क्या बोलते हैं, ठीक है, ये तो जैसे साइंटिफिक जैसे तरीका का नाम है, लेकिन अब बाज़ार में जब आता है तो उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। या डाइक्लोरोवास है तो इसको नुआन बोलते हैं, ठीक है, डाइक्लोरोवास को क्या बोलते हैं मार्केट में, नुआन बोलते हैं। फ्यूमिगेंट्स है, ठीक है, और क्विनाल्फास है, क्लोरोपायरिफास है, ठीक है, फासोमिडान है, ये सिस्टमेटिक। देखो फासोमिडान जो है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, ठीक। डाइमेथोएट है, इसको देखो मार्केट में रोगोर बोलते हैं, ठीक, या फोरेट जो है इसको ग्रेनुलर बोलते हैं, या फोरेट जो होता है ये ग्रेनुलर मतलब दानेदार होता है। ये पूछा था एक बार किसी मतलब एग्ज़ाम में कि जो फोरेट है वो किस तरह का है, लिक्विड है या फिर मतलब ग्रेन्यूल्स है या वेटेबल पाउडर है, किस तरह का है, तो ये ग्रेन्यूल्स है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे जो सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड है उसकी बात करें तो ये मैलाथियन है,
जो सबसे सुरक्षित है, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ना फसलों को ना मैमल्स को। अब देखो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इन सब के उदाहरण के बारे में, कि जैसे मेलाथियान जो है वो कॉन्टैक्ट स्टमक स्टोरेज पेस्ट के लिए इसको यूज करते हैं, और चेपा यानी एफिड्स के लिए यूज करते हैं, माइट्स के लिए, या स्केल इंसेक्ट हेमीपेटेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे हेमीपेटेरा ऑर्डर में जो ट्रू वॉक्स होते हैं उनके लिए इसको यूज करते हैं। अब ये 3 दिन तक मतलब रहते हैं, या 3 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक, यानी 3 से 7-8 दिन तक मतलब रहेंगे, और काफ़ी अच्छा मतलब प्रभाव रहेगा यह कि इंसेक्ट अगर जो खाएंगे तो आसानी से, यानी कांटेक्ट या स्टमक कांटेक्ट में भी आएंगे, तब भी मेलाथियन का प्रभाव अच्छा रहेगा। डायजीन में देख लेते हैं कि कांटेक्ट और स्टमक पॉइजन है, ठीक है, इसका भी मतलब प्रभाव जो है वो 2 सप्ताह तक रहेगा। स्केल इंसेक्ट के लिए यानी हेमीपेटेरा ऑर्डर के जो रहेंगे उनके लिए यूज करेंगे। एफिड्स के लिए जैसिड, थ्रिप्स, माइट्स, इन सब के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये थ्रिप्स जो है आपका, ये लगभग जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट हैं उनका ये मतलब कीट है। डाइक्लोरोवास जो है इसको शॉर्ट में DDVP बोलते हैं, और नुआन बोलते हैं ना, देख लेना यहाँ नुआन, ठीक है। तो देखो उसके बाद ये हाईली एक्टिव है। हाईली एक्टिव का मतलब ये है कि मतलब तुरंत प्रभाव दिखेगा, और कंटेक्ट और स्टमक पॉइजन है। फेमिगेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, और जो मतलब इंसेक्ट को क्या कर देगा, मतलब 10 से 15 दिन में, मतलब हाईली एक्टिव का मतलब यही है ना कि मतलब बहुत जल्दी प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद सराडान है, सिस्टमिक एंड कॉन्टेक्ट, बस यही इसमें देखिएगा। डाइमेथोइड जो है वो फ्रूट फ्लाई, माइट्स और वेजिटेबल्स इंसेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे कार्बामेट टाइप का जो इंसेक्टिसाइड है, तो ये जो कार्बामेट टाइप के इंसेक्टिसाइड होते हैं इसके ये सब उदाहरण हैं कार्बेलिल, आइसोलॉन, एल्डी कार्ब, कार्बोफ्यूरान, ठीक है। तो ये जो कार्बामेट टाइप के होंगे तो इसे ये सिस्टमिक होते हैं। सिस्टमिक का मतलब ये है कि सर्वांगी टाइप के, अगर जो पत्ती पे भी पड़ रहा है तो पौधे के सभी भागों में पहुंच जाएगा, तो पौधा पूरा सुरक्षित रहेगा। कॉन्टेक्ट और स्टमक पॉइजन है, सेफ फॉर मैमल्स, ठीक है, यानी हम लोगों के लिए थोड़ा सेफ है। उसके बाद बात करेंगे जैसे कार्बारिल की, ठीक है, ये कार्बामेट का ही उदाहरण है। देखो ये सब आप जानो इसलिए क्योंकि कभी कभी पूछेगा कि जैसे आइसोलॉन जो है वो किसका उदाहरण है, कार्बामेट का है कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का है, तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि कार्बामेट में कौन कौन से इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कार्बारिल जो है वो इसको सेविन बोलते हैं मार्केट में, ठीक, या सेविन के नाम से भी इसको जाना जाता है कार्बारिल को। और कॉन्टेक्ट और स्टमक पॉइजन है, सिस्टमेटिक है, ठीक है, इसको बताएंगे सिस्टमिक है यानी सर्वांगी है। फ्रूट और वेजिटेबल और कॉटन इंसेक्ट, तो जो फल सब्जियां या फिर जो कपास के कीट होते हैं उनमें इसको यूज़ कर सकते हैं। आइसोलॉन जो है ये भी कॉन्टेक्ट और स्टमक है और टॉक्सिक फॉर मैमल्स, लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा कि भैया आइसोलॉन जो है वो मैमल्स के लिए थोड़ा हानिकारक है, तो छिड़कने के समय थोड़ा ध्यान दिया जाता है कि मुंह को बंद रखें। एफिड के लिए इसको मतलब यूज करते हैं आइसोलॉन को, एफिड के कंट्रोल के लिए। अट्रैक्टेंट फॉर फ्लाइज, तो जैसे ये मक्खियों के लिए क्या करेगा, अट्रैक्टेंट का मतलब काम करता है कि जैसे आकर्षित करेगा। अगर जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो एक जैसे ट्रैप लगा दीजिए, मान लीजिए कोई चिपचिपा पदार्थ लगा दीजिए उसके आसपास, तो वहाँ भी आकर के वो इंसेक्ट क्या करेंगे, चिपक जाएंगे उस पर, एडेसिव, ठीक। एल्डी कार्ब है, कार्बामेट का ही उदाहरण है एल्डी कार्ब। अब देखो इसको टेमिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक, सिस्टमेटिक टाइप का है। और स्टमक हाईली टॉक्सिक फॉर मैमल्स, देखो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है, तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और वैसे भी अगर जो कोई मैमल्स मतलब जानवर हैं तो खाएंगे अगर जो पौधों को, तो उनके लिए भी नुकसान कर सकता है। कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं एल्डी कार्ब से, तो जो सकिंग इंसेक्ट हैं, ठीक है, सकिंग इंसेक्ट में जो हेमीपेटेरा ऑर्डर के आते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब रस को चूस लेते हैं पत्तियों से, ठीक। और भी इंसेक्ट हैं मतलब सकिंग टाइप के जो इंसेक्ट रहेंगे वो आसानी से कंट्रोल किया जा सकते हैं एल्डी कार्ब से। माइट्स के लिए, माइट्स का मतलब ये है कि जो अष्टपादी होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेमेटोड, सूत्रकृमि, ठीक, सूत्रकृमि के कंट्रोल में भी एल्डी कार्ब का यूज़ कर सकते हैं। कार्बोफ्यूरान है, उसके बाद इसको फुराडान भी बोलते हैं, ठीक, सिस्टमिक है,
नेमेटेड, इसको मतलब नेमेटेड के कंट्रोल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं कार्बोफ्यूरान को। सीड ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। सीड ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि सीड को बोने से पहले ही मतलब इंसेक्टिसाइड से क्या करते हैं कि उसमें डिबो देते हैं उस बीज को, तो थोड़ा ये है कि इंसेक्ट का जो प्रभाव बाद में रहेगा तो थोड़ा कम रहेगा। अगर जो हम सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो क्रम होता है, सबसे पहले फंगस, ठीक है, उसके बाद फिर इंसेक्टिसाइड, उसके बाद फिर राइजोबियम कल्चर का यूज करते हैं। EFIR करके ऐसे है सीड ट्रीटमेंट का जो क्रम है। तो ख़त्म हो गया और अभी बहुत सी चीज़ें इसमें बची हुई हैं, तो 1-2 वीडियो और लगेगा। उसके बाद ये है कि इंसेक्टिसाइड का कहीं से आपको खोजना नहीं पड़ेगा, सब की सब चीज़ें मतलब आपको मिल जाएंगी 3 वीडियो में। लंबा है थोड़ा, लेकिन इंसेक्टिसाइड फिर कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। तो ओके, हैव ए गुड डे, सी यू।